जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है आरक्षण का इतिहास। ये टॉपिक पॉलिटी के लेक्चर नंबर 23 के अंदर लेकर आया हूं और उसके पीछे कारण ये रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 16 को समझा है। और आर्टिकल नंबर 16 को जब हमने समझा है 15 और 16 का बात करते हुए यहाँ पे आपको रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में जानना जरूरी होगा। तो इसलिए अभी इस लेक्चर में आगे के आर्टिकल को न पढ़ाते हुए एक लिंकिंग चैप्टर की तरह आपको यहाँ पे मैं आरक्षण का इतिहास जो स्वतंत्रता के बाद हुआ है उसके बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने इस रिजर्वेशन के हिस्ट्री के बारे में, किस तरीके से आज के डेट में रिजर्वेशन है और कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, शुरुआत इसकी कैसे हुई थी, तमाम तरह के प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढेंगे। और वस्तुतः आर्टिकल नंबर 15 और 16 को इस पूरे लेक्चर को समझे बिना समझा भी नहीं जा सकता है। तो यदि आपने इस लेक्चर मतलब पूरे वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले पूरे के पूरे 22 लेक्चर को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें ताकि आपके साथ एक तारतम्यता बनी रहे और आप कंटिन्यूअस एक फ्लो में आप पूरे के पूरे पॉलिटी के चैप्टर को समझते चलें। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने SC ST के आरक्षण के इतिहास के बारे में समझते हैं। देश हमारा जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के पूर्व संध्या के ऊपर आरक्षण का इतिहास भारत में नया नहीं है। हालांकि आरक्षण का इतिहास के बारे में यदि आप कहेंगे तो इसको स्वतंत्रता से पहले महाराष्ट्र में साहू जी के द्वारा कम बेस थोड़े से ही बेसिस पे लगाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर आप देखेंगे कि भारत को गरीबी, पिछड़ापन, ये सब और जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियों में आपके पास छुआछूत जैसा चीज़ विरासत पे मिला हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि भारत में एक लंबे समय से जातिवाद का प्रचलन देखने को मिला। जातिवाद का प्रचलन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा रहा है। राजतंत्र था यहाँ पे और नीचे मतलब लोअर कास्ट जो है बनाने वाले ने धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा धर्म, सारे तरह के धर्म जो है वो भारत में है। और सारे धर्म में से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कुरीति रही है वो अस्पृश्यता वाली कुरीति रही है। और इसके कारण क्या हुआ, तो लोअर जो तबका रहा वो वंचित रह गया, वो विकास से वंचित रह गया। इसके अलावा देश में जब औपनिवेशिक शासनकाल चल रहा था तो उन्होंने अपने नीतियों के माध्यम से जो भी किसान थे उन सबों को काश्तकार की श्रेणी में लाके रख दिया। अब इसके कारण भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार हो गया। उनके पास न तो शिक्षा थी, ना समाज से रूप से उन्नति थी, ना उनके पास आर्थिक संपन्नता थी। देश जब आज़ाद हुआ तो शासन के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही चैलेंज था कि इन जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं उनका विकास कैसे किया जाए। और यही कारण है कि धीरे धीरे यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम को लाया गया। लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम लाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को स्पष्ट किया था कि यदि ये रिजर्वेशन लंबे समय तक चला या इसका हर 10 वर्षों पे ईमानदारी से रिव्यू नहीं किया गया और लंबे समय तक चला तो एक बहुत ही बड़ा ये एक घाव की तरह काम करेगा। और आज आज़ादी के 75 वर्षों के बाद शायद जो स्थिति है ये कमोबस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहे हुए शब्दों के अनुसार ही चल रहा है। रिजर्वेशन सिर्फ लाया गया था जो असमान व्यक्ति थे या जो पिछड़े व्यक्ति थे उनको ऊपर लाने के लिए, उनका विकास करने के लिए। लेकिन आज के समय में यह एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। आइए समझते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पे किसे आरक्षण मिला हुआ था। तो आपको याद आ रहा होगा 1909 पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। सबसे पहले यहाँ पे बंगाल विभाजन के परिणाम के रूप में यहाँ पे औपनिवेशिक सत्ता ने भारत पे फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत सबसे पहले सांप्रदायिक रूप से हिंदू मुस्लिम के नाम पे यहाँ पे बांटने का प्रयास किया और यहाँ पे सांप्रदायिक रूप से एक आरक्षण लेकर आया कि आपको एक अलग से सीट मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जब अधिनियम आया तो बाद में अब हिंदुओं में भी जो हिंदू यहाँ पे थे उनके बीच में भी जाति के नाम पे बांटने का प्रयास किया गया। उसके बाद 1919 के बाद देखेंगे आप कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उस समय पूरा का पूरा गोलमेज सम्मेलन इसलिए असफल हो गया क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कुछ अन्य लोग यहाँ पे अपने लिए अलग अलग रिजर्वेशन का मांग करने लगे। और उसके बाद गांधी जी के साथ समझौता हुआ, पुणे पैक्ट भी हुआ और किसी तरीके से एक अलग सीट गांधी जी ने वहाँ पे अलॉट करवा दिया। तो ये तो स्वतंत्रता के पहले की कहानी थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों के कारण आप देखेंगे
कि कुछ आरक्षण पहले से ही प्रावधान में डाल दिए गए। एक लंबी बहस चली और बहस चलने के बाद जो है वो कुछ प्रावधान इसमें किए गए। आइए समझते हैं क्या है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आर्टिकल नंबर 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इन पिछड़े वर्गों की पहचान करे और उनके उन्नति के लिए कुछ कानून बनाए। तो देश में जितने भी उसमें पिछड़े वर्ग थे, उन पिछड़े वर्गों को एक तरीके से चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया एससी और एक को कहा गया एसटी। एससी कहने का मतलब यह है शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति, और एसटी कहने का मतलब है शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति के नाम से हैं। तो इस जनजाति के अंतर्गत लगभग वो सभी लोग आते थे जो वनवासी थे, जिनका जो मूल जो रहन सहन का जगह था वो कौन था? वन था। इन्हीं को आदिवासी कहा गया है। तो ये अधिकांशतः एसटी थे, हालांकि इनकी संख्या एससी के मामले में कम ही थी। और एसटी जो है वो समान तबके के लोग थे और जो सामान्यतः हमारे जो वन व्यवस्था के अंतर्गत जो शूद्र के श्रेणी में आते थे, जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अब स्थिति आप इस स्तर की दयनीय थी कि आप समझ सकते हैं कि उनके गर्दन में ढोल बांधकर उनको घुमाया जाता था कि मैं शूद्र हूं। तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इनके विकास के लिए स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पे एक आरक्षण की पॉलिसी को लाया गया और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में एससी दैट इज शेड्यूल कास्ट और एसटी दैट इज शेड्यूल ट्राइब्स को 15% और 7.5% का आरक्षण दिया गया। तो तत्कालीन जो जनसंख्या थी, हालांकि अंतिम जनसंख्या उस समय तक जो हुई थी वो 1931 की हुई थी और 1931 की अंतिम जनसंख्या थी जहां पे जातिवार जनगणना हुआ था। उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत में अभी हाल फिलहाल में ही जातिगत जनगणना हुई है, सरकार उस आंकड़े को पब्लिश नहीं करती है। तो इसके आधार पे आप देखेंगे, उसी के आधार पे, उसी आंकड़ों के आधार पे और वहां पे लोकल और भी कमेटी के आधार पे अंततः एससी को 15% आरक्षण और एसटी को 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व संध्या पे हमारे पास पहले से ही 22.5% का आरक्षण संविधान में कर दिया गया था। इस बात को आप समझ लें। अब आरक्षण कर दिया गया था, लेकिन उसके पीछे साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि आप हर 10 वर्षों पे क्या करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। चलिए, तो ये तो स्वतंत्रता के साथ साथ ये हमारे पास ये व्यवस्था हो गया। अब समय आता है बड़ी तेजी से, स्वतंत्रता के कुछ समय के बाद समय आता है 1953 का। इस आरक्षण देने के बावजूद हमारे समाज में एक बड़ी संख्या में पिछड़े वर्गों की संख्या थी, जो बेसिकली जाति के रूप से बहुत लोअर कैटेगरी में नहीं आते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और सबसे भारत में तो उस समय गरीबी बड़े स्तर पे थी ही। तो फिर वैसे केस में उनके सुधार के लिए फिर से एक कमेटी की महसूस या उनकी पहचान, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और ऐसे में सरकार में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने एक कमेटी सेटअप किया और उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया वो काका साहब कालेलकर को बनाया। ये आप पिक्चर देख रहे हैं। काका साहब कालेलकर वस्तुतः एक गांधीवादी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने यह जिम्मेदारी उठाई कि ठीक है, समाज के इन तबकों की चिन्हित मतलब पहचान मैं करूंगा। और उस समय वो तत्कालीन रूप से आप देखेंगे कि संसद के सदस्य भी थे, राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, जो मुख्य रूप से 1952 से लेकर 1964 तक एक लंबे समय के लिए वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, लगभग 12 वर्षों तक। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने सरकार ने एक कमेटी सेटअप की, जिस कमेटी का नाम था कालेलकर आयोग। और यह 1953 में आप देखेंगे कि इस कमेटी को सेटअप किया गया। इस कमेटी का जो मुख्य काम था वो काम था समाज में एससी और एसटी के अलावा वैसे वर्गों की पहचान करना जिनका विकास अवरुद्ध हो रखा है या सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से वो सभी क्या है, पिछड़े हुए हैं। शैक्षणिक रूप से इसलिए नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि शैक्षणिक रूप से तो पूरा देश ही पिछड़ा हुआ था उस समय। तो वहाँ मुख्य रूप से आप सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए थे उनकी बात यहाँ पे करनी थी या उनको पहचानना था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति उस समय कौन थे समझ सकते हैं आप, वहाँ पे 1953 का समय चल रहा है, तो राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। इस बात को आप समझें। तो जो पिछड़ा वर्ग है उसको पहचानने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना यहाँ पे की जाती है और ये पूरी की पूरी कमेटी जो गांधीवादी थे यहाँ पे काका साहब कालेलकर, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट 1955 में सौंप दी और इसी रिपोर्ट को काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता था। आइए समझते हैं रिपोर्ट में क्या था। तो कालेलकर साहब ने जब रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए। रिकमेंडेशन के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने पूरे देश के लिए 2399 पिछड़ी जातियों या समुदाय की सूची तैयार की थी और उनमें से 837 को तारांकित समुदाय या सबसे पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया था।
आप यहाँ पे ध्यान दें कि पिछड़ा वर्ग के रूप में पहले से ही हमारे संविधान में एससी और एसटी का जिक्र था, इस बात को आप समझें। इसके अलावा जो और पिछड़े, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दिया गया, जिसे हम लोग ओबीसी के नाम से जानते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या उस समय पिछड़ी जाति समुदाय, और उन्होंने कहा कि 2399 पिछड़ी जातियां हैं और उनमें से 837 को इन्होंने मैंडेटरी बताया कि इनके लिए तो प्रावधान करना ही चाहिए। और क्या रिकमेंडेशन दिया? 1961 की जनगणना में जनसंख्या की जातिवार गणना करना। उन्होंने इस बात को रिकमेंड किया कि अगला जो जनगणना, चूंकि 1955 में रिपोर्ट आ गया था, तो अगला जो जनगणना ड्यू था वो 1961 का था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कारण यह है कि यहाँ जो इन्होंने डाटा लिया था वो सन 1931 का डाटा लिया था, चूंकि और कोई डाटा उपलब्ध नहीं था उस समय। तो 1961 की जनगणना में जनसंख्या के जातिवार गणना का काम करने के लिए इन्होंने कहा था कि अब जो अगला जो जनगणना होगा उस जनगणना में आप क्या करेंगे, जातिवार आप क्या करेंगे, जनगणना करेंगे। किसी वर्ग में सामाजिक पिछड़ेपन को हिंदू समाज के पारंपरिक जाति पदानुक्रम में उसकी निम्न स्थिति से जोड़ते हुए भी कहा कि आप जब लोगों का जब लिस्ट बनाएंगे तो उनकी सामाजिक स्थिति क्या है उसको भी जोड़ेंगे। सभी महिलाओं को एक वर्ग के रूप में पिछड़ापन मानना, महिला तो पहले से पिछड़ा हुई थी। पिछड़े वर्ग के योग्य विद्यार्थियों के लिए, जरा इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, पिछड़े वर्ग के योग्य विद्यार्थियों के लिए सभी तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में 70% सीटें आरक्षित की जाएं। इन्होंने रिकमेंडेशन मांगा था 70%, आप समझ सकते हैं। व्यापक भूमि सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, भूदान आंदोलन, पशुधन विकास, डेयरी फार्मिंग, पशु बीमा, मधुमक्खी पालन, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इनका आर्थिक उत्थान कहने का भी बात कहा। सभी सरकारी सेवाओं और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्न पैमानों पर रिक्तियों की न्यूनतम आरक्षण, यहाँ पे वर्ग 1 में 25%, 2 में 33.5%, 3 और 4 में 40%। आप देख रहे हैं कि देश में पहले से ही 22.5% का आरक्षण था और अब यहाँ पे 40% तक का आरक्षण सिर्फ अदर बैकवर्ड कास्ट से देने का इन्होंने रिकमेंडेशन किया। इस बात को समझते हुए जैसे इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इस बात को समझ गए कि अभी आज के डेट में यदि इस रिजर्वेशन पॉलिसी को हम लाते हैं तो देश में बहुत ही बड़ा रिजर्वेशन का आग फैल जाएगा। और यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और इस तरीके से काका साहब कालेलकर का जो रिपोर्ट था इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी तरह की रिजर्वेशन व्यवस्था को उस समय तत्कालीन रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया और पहला जो ये बैकवर्ड कास्ट का जो फाइल था ये वहीं पे बंद हो गया। इस बात को आप याद रखेंगे। समय आगे बढ़ता चला और कहते हैं कि समय के साथ साथ जो है ये आरक्षण का बिल एक बार फिर से कब उभरा, जब इंदिरा गांधी की सरकार वहां पे समाप्त होती है और देश में पहली बार आप देखेंगे कि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार आती है और उस समय जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो रहते हैं मोरारजी देसाई। और आपको याद आना चाहिए कि वही दौर था, ये सभी लोग एक ऐसे मुद्दे की तलाश कर रहे थे जिस मुद्दे पे कुछ न कुछ पूरे जनता में जागरूकता या एक अलग से सेंटीमेंट लाया जाए। चूंकि काका साहब कालेलकर के रिपोर्ट को उस समय दबा दिया गया था और वो मुद्दा जो था एक बड़ा मुद्दा था, एक बार फिर से उस मुद्दे को हवा दी गई और हवा देने के साथ साथ आप देखेंगे कि एक बार फिर से एक और कमीशन नंबर दूसरा बैठाया गया और वहीं समय आ जाता है मंडल और कमंडल की राजनीति का और उसी समय से आता है आपका कौन सा, मंडल कमीशन। आइए समझते हैं। तो इस समय इस बार जो है वो सेकंड कमीशन सेटअप किया जाता है, सेकंड बैकवर्ड कमीशन को सेटअप किया जाता है। और सेटअप करने के पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये है बीपी मंडल, चूंकि यही सूत्रधार बनेंगे, इन्हीं का ये रिपोर्ट आज तक पूरे समय जो है वो चल रहा है, तो यही सूत्रधार बनेंगे। इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये बिहार के 7th चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और आप देखेंगे कि ये 1968 और 1968 के बीच में क्या रहे थे, ये सेकंड चीफ मिनिस्टर 25 अगस्त 1983 से लेकर आप देखेंगे 1918 तो जन्म स्थल है इनका। तो ये कुल मिला के 7वें चीफ मिनिस्टर भी बिहार के रह चुके थे और ये मूल रूप से मधेपुरा के रहने वाले थे, मधेपुरा बिहार के रहने वाले थे। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक भारतीय राजनेता थे और भारतीय संसद के सदस्य भी थे, बिहार के मुख्यमंत्री एवं मंडल आयोग जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्माता और अध्यक्ष भी रहे। बीपी मंडल का जन्म 1918 में हुआ था बनारस में और इनका बचपन बिहार राज्य के मधेपुरा के मुरहो गांव में हुआ था और वो एक धनी यादव जमींदार परिवार से अपना नाता रखते थे। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय रहा। अब जब सरकार ने एक जो कमीशन सेटअप की, उस कमीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। तो मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे और मंडल कमीशन रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मों, जिसमें मुसलमान भी थे, पंथ भी थे, 3743 जातियों, देश के 52% जनसंख्या को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, संविधान में आर्थिक पिछड़ापन नहीं लिखा हुआ है और कमीशन आर्थिक बराबरी के लिए भी नहीं है, तो इन सबको घोषित करते हुए 27% आरक्षण की मांग की। अब जरा समझिए क्या होता है यहाँ पे। अब सरकार जो है 1979 में एक
अब यहाँ से अगले 10 वर्षों तक जो है 1979 से लेकर और 1990 तक आप देखेंगे कि सरकार जो है वो अनस्टेबल रहती है, और ये था राजनीति में अस्थिरता का दौर था। तो इस समय आपने देखा कि मोरारजी देसाई की सरकार थी और ये कमेटी सेटअप होती है। 1931 का अगेन यहाँ पे आंकड़ा लिया जाता है और उस आंकड़े के आधार पे बीपी मंडल साहब ने कहा कि हमारे देश में जो है वो 3,743 जातियां हैं, और उन्होंने कहा कि ये पिछड़ा वर्ग है। आप लोगों को याद आ रहा होगा इसके पहले जो कालेलकर रिपोर्ट थी वहाँ सेकेंड जो लास्ट ग्रुप था उसके लिए 40% आरक्षण का डिमांड रखा गया था। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पूरी जनसंख्या है 52% जनसंख्या जो है वो ऐसे कैटेगरी के अंतर्गत आती है जिसको आरक्षण की जरूरत है, और उन्होंने इस बात का डिमांड किया कि 27% जो है वो आरक्षण देना चाहिए। एक बार फिर से सरकार के पास से मैटर जाता है, सरकार इसको देखती है और देखने के बाद जब स्थिति भयावह को देखती है, फिर से यहाँ पे सरकार जो है वो बदल जाती है। एक बार देखें आप सरकार के रूप में जो लिस्ट मैंने दिखाया था, देखिए यहाँ पे मोरारजी देसाई की सरकार होती है। देखिए 1989 में, 89 के बाद 1980 में देखिए चौधरी चरण सिंह की सरकार आती है। 80 से 84 में इंदिरा गांधी की जब सरकार आती है तो इस फाइल को इंदिरा गांधी क्या करती है, और राजीव गांधी की सरकार जब आती है तो इस फाइल को वापस क्या करती है, अंडरग्राउंड कर देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर से कांग्रेस का एक सत्र समाप्त होता है और वहाँ से फिर से एक आप देखेंगे कांग्रेस का जब तारतम्य टूटता है तो ये विश्वनाथ प्रताप की बीपी सिंह की सरकार आती है। और बीपी सिंह सरकार जो कि सरकार इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती है, वो सरकार एक बार फिर से कहती है कि इस कमीशन को, जो कमीशन 1980 में ही अपना रिपोर्ट दे चुकी थी, उस कमीशन के 10 वर्षों के बाद फिर से ये ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा जो है उखड़ जाता है और वो कहते हैं कि ठीक है हम इस आरक्षण को लागू करेंगे। और 7 अगस्त 1990 को इस आरक्षण को लागू करने की घोषणा कर दी जाती है, जिसे 13 अगस्त से इम्प्लीमेंट किया जाता है। परिणाम पूरे देश में आरक्षण के लिए जो है वो क्या हो जाता है, आंदोलन शुरू हो जाता है। आंदोलन इस कदर होता है कि आप समझें कि रिपोर्ट 1980 में पूरी हो चुकी थी। वीपी सिंह सरकार ने 13 अगस्त 1990 को बिंदुश्री प्रसाद मंडल के रिपोर्ट को लागू करने अपने इरादे की घोषणा की, जिसमें व्यापक छात्र विरोध हुआ। बहुत बड़े स्तर पे पूरे देश में हड़तालें हुई, छात्र विरोध हुआ, खासकर जो सवर्ण वर्ग थे वो सामने आए। और उसके बाद कई विद्यार्थियों ने, एक आंकड़ों के अनुसार लगभग 60 विद्यार्थियों ने अपने ऊपर आग लगा लिया था, अपने ऊपर पेट्रोल छींट के। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या भयावह स्थिति रहेगी। बावजूद इसके अब यहाँ पे सरकार ने इसको लागू करने का फैसला ले लिया। ये वही दौर था जब यहाँ पे कमंडल, मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई। यही दौर था जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हो रही थी। यही दौर था, इसी आंदोलन के माध्यम से ही आप देखेंगे कि भारत में लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव, इन सारे नेताओं को जन्म दिया जो कि ओबीसी के पक्ष में खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ जनता पार्टी का भी उभार हुआ। ये रथ यात्रा उसी समय थी और सरकार का ध्यान उस समय भटकाने के लिए वहां से फिर से एक बार रथ यात्रा शुरू होती है और राम की तरफ जो है मुद्दा भटकता है और अंततः यह कोर्ट जो है वो, ये पूरा का पूरा मामला कहाँ चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है। और उसी समय आता है इंदिरा साहनी वाद। तो यहाँ पे देखें कि 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी वाद का रिजल्ट आता है और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की आर्थिक सीमा तक के भीतर लागू किया, जो 2015 में बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय की सीमा हो गया है। मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है आरक्षण रहेगा, लेकिन ये आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा जिसका जो है वो उस समय जिसका जो आर्थिक सीमा है, जिसका जो 1 लाख रुपए से कम परिवार की आमदनी होगी। अभी हाल फिलहाल में इसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया है। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 2006 में उच्च शिक्षा में भी पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें को आरक्षित कर दी थी। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे। और उसके बाद मंडल आयोग का परिणाम आप यहाँ पे देख लें कि 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वितीय पिछड़ापन वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में करती है। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लिए लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उसकी उन्नति का सुझाव प्रस्तुत करती है। आयोग ने उनकी रिपोर्ट को 1980 में प्रस्तुत की और ये पूरी की पूरी कहानी जो है यहाँ पे दी हुई है। इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं और आप देखेंगे प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद और जोड़ दिया जाता है और उसका क्या होता है कि इसको अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष के लिए रोजगार के आरक्षण दिया जाता है। व्यवस्था की जाती है, उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय के, और ये कोर्ट जो है वो केस कहाँ पहुँचता है, उच्चतम न्यायालय में, और इसका उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्गों के लिए 10, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस वर्ग भी बनाया गया था जिसको 10% आरक्षण की बात कही गई थी। तो तत्कालीन समय में उस समय कोर्ट ने इस बात को इनकार कर दिया था, 10% का आरक्षण इनको नहीं दिया जा सकता। तो 10% आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार कर दिया। फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं, तो ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया और उसे संवैधानिक रूप से क्या बताया, जो है वो सही बताया। तो 27% ये और 22.5% जो है हमारे पास पहले से था। तो रिजर्वेशन की सीमा कहाँ पहुँच गई, 49.5% तक। ठीक है, उस समय तक। तो उसके बाद आप देखते हैं कि इसी चीज़ को लेकर कौन है, ये इंदिरा साहनी जो है वो वकील होती हैं, महिला वकील हैं, और वो क्या करती हैं, चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये जजमेंट जो है वो आप समझिए कि एक बहुत ही बड़ा जजमेंट था और यहाँ पे 9 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। 16 नवंबर 1992 को इसका फैसला आया था और ये प्रसिद्ध जो है 1992 का, जहाँ इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इंदिरा साहनी अन्य बनाम केंद्र सरकार
मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को सही बताया और इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय में यह भी कह दिया कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर ही लागू हो न कि पदोन्नति पे। तो उन्होंने प्रमोशन पे इसको मना किया था। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पे जो है आप मैक्सिमम 50% ही जा सकते हैं। यही कारण है कि जब जब जाति की बात आती है, अभी हाल फिलहाल में बिहार वाला जो केस था उसको इसी के आधार पे क्या है डिक्लाइन किया गया। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इंदिरा साहनी वाद 1992 में क्या चीज लेकर आया गया? तो अन्य पिछड़ा वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। केवल कुछ साधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुछ आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड का नियम रिक्त पदों के लिए वैध रहेगा। इनमें से 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जाएगा यदि इसको लेके जाया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में अति जोड़, ओवर इंक्लूजन और न्यून जोड़, अंडर इंक्लूजन के परीक्षणों के लिए एक अस्थायी और गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। ये सरकारी, अब इसके अगेंस्ट में सरकार क्या पहल करती है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए? तो सरकार पहल करती है कि अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति गठित की जाती है। 1993 में अपनी रिपोर्ट में इसे स्वीकार कर लिया। तो क्रीमी लेयर की पहचान के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो उसको जरूरत नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने की। संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का चयन किया। तो पहले से आप देखें कि एससी और एसटी के लिए था ही, लेकिन अब ओबीसी जो है वो आयोग कमेटी का गठन किया जाता है। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य में सूची नाम जोड़ने और निकालने पर विचार करेगी। प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम 1995 को पास कराया गया और इसमें अनुच्छेद में 16 में नई व्यवस्था को जोड़ा गया और इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एससी और एसटी को आप देखेंगे कि प्रमोशन में बात कही गई। 2001 में 85th जो अमेंडमेंट आता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवकों के लिए आरक्षण के नियम में प्रोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता की व्यवस्था करता है और जून 1955 से इसको प्रभावी किया जाता है। बैकलॉग का नियम जो है उसे 81st अमेंडमेंट 2000 के तहत रद्द कर दिया जाता है। बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को 2000 में रद्द कर दिया जाता है। इस अनुच्छेद 16 में एक व्यवस्था को जोड़ा जाता है और इसमें राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया था और इस तरह के आरक्षण वर्ग को उस समय के में सभी भर्तियों के साथ भर्तियां हुई उनके साथ नहीं जोड़ा जाएगा ताकि आरक्षण की सीमा को 50% की सीमा का पालन किया। कुल मिला के यहाँ पे यह है कि 50% का जो सीमा है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। 76 अमेंडमेंट 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 9th सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आप देखेंगे कि कुल मिला के इंदिरा साहनी वाद के कारण अभी जाति के आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अभी भारत में जो आरक्षण की स्थिति है, एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15%, ओबीसी के लिए 27% और अभी हाल फिलहाल में जो 9th जो अमेंडमेंट आया था 109th, वहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस को एक जाति के रूप में नहीं माना गया और इसी आधार पर यह फैसला दिया गया था। इस बात को आप याद रखें। हालांकि इंदिरा साहनी वाद में इसको डिक्लाइन कर दिया गया था, तो अंततः अभी सरकार का अंतिम फैसला आ गया था कि नहीं ये वैलिड है और इस तरीके से अभी सेंट्रल रूप से आप देखेंगे कि आरक्षण की जो स्थिति है 59.50% है। तो ये रहा हमारे पास पूरे आरक्षण का इतिहास। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहाँ से जो टॉपिक हम पॉलिटी में चलेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आरक्षण के पूरे कड़ी को जोड़ने का जो प्रयास किया है वो आपको पसंद आया होगा और अब आप आरक्षण के पूरे तारतम्यता को भी समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो से हम कॉमन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल नंबर 17 और 18 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।